वेलकम बैक टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हम इसका काफ़ी हद तक देख चुके हैं कि रीजंस क्या क्या थे नेशनलिज्म के राइज होने के। तो उसमें हमने देखा था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, लिटरेचर एंड एजुकेशन और न्यूज़पेपर एंड इवन मैग्निफिसेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो हमने देखा था ये कुछ कारण थे जिन कारण से हम लोगों के अंदर नेशनलिज्म जागा, नेशनलिज्म का उदय हुआ। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। The above stated factors and other regional organizations had contributed towards the establishment of the Indian National Congress. तो जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी, इन सब की वजह से और कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो स्टेट के अंदर जो रीजन्स होते हैं, अलग अलग प्रांत होते हैं, वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन लोगों ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित करने में मदद की। बाय द टाइम सर A.O. ह्यूम, नाम दिया गया, याद रखिएगा, सर A.O. ह्यूम retired as a British officer. He had realized that the British Empire was not as secure as it appeared to be. He believed that if the dissatisfaction among the people of India was not taken care of, there were chances of reoccurrence of revolts similar to the one in 1857. In order to keep the general dissatisfaction at bay, he thought of establishing a political organization. सर A.O. ह्यूम्स, ये जो व्यक्ति थे, ये रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे और इनका मानना था कि अगर अंग्रेज सरकार ऐसे ही लोगों को दबाकर काम करवाती रही तो आने वाले समय में अंग्रेज सरकार को यहाँ से जाना पड़ सकता है, या फिर जैसा रिवॉल्ट मतलब था विद्रोह, जैसा विद्रोह 1857 के समय उन्होंने देखा, जो पीछे हमने कारण पढ़े थे, तो ऐसे ही विद्रोह इनको बार बार देखने को मिल सकते हैं। इस कारण से सर A.O. ह्यूम जो थे वो चाहते थे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन, मतलब लोगों को संतुष्ट कर सके। अब क्या था कि अंग्रेज सरकार तो अपने हिसाब से काम कर रही थी, लोग खुश नहीं थे, इसी कारण से 1857 की रिवॉल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी। अब लोग अगर खुश नहीं होंगे तो वो फिर से सरकार के विरुद्ध जाएंगे, तो ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन अग्रीड टू हिज आइडिया एंड सपोर्टेड हिम। इनका आइडिया जो था, इसको सपोर्ट किया गया किसके द्वारा? वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन के द्वारा। विद द एफर्ट्स ऑफ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, अब इनका नाम पूरा भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। A.O. ह्यूम का मतलब था एलन ऑक्टावियन ह्यूम। Now with his efforts, Indian National Congress was established in December 1885, और इन सब की एफर्ट्स की वजह से, कोशिशों की वजह से 1885 दिसंबर के अंदर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम INC के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई। The first session of the Indian National Congress was held on 28 December 1885 at Gokuldas Tejpal Sanskrit School of Mumbai with Vyomesh Chandra Banerjee as the president. इसकी जो पहली मीटिंग थी, पहला सेशन जो था, वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। स्कूल का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, जो कि बॉम्बे में है। और ये आपको याद रखना है कि इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इस मीटिंग को कंडक्ट किया था, वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। जो पहली मीटिंग हुई थी उसकी बात कर रहे हैं, जिनकी पिक्चर भी आप यहाँ देख सकते हैं। एज द प्रेसिडेंट 72 representatives from different regions of India were present in दिस कॉन्फ्रेंस। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 72 रिप्रेजेंटेटिव, कितने लोगों ने पार्ट लिया था? 72 लोगों ने पार्ट लिया था, जो कि देश के अलग अलग पार्ट से आए हुए थे। द मेन लीडर्स प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस वर दादा भाई नवरोजी। इसके अंदर कुछ और जो मेन लीडर्स जो थे उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। दादा भाई नवरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, K.T. तेलांग, दिनशा वच्छा, ये कुछ लोग थे जो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर थे। मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द नेशन वर डिस्कस्ड देन। तो उस समय बहुत सारी समस्याएं जो हमारे देश से रिलेटेड थी, उन सबको यहाँ पर डिस्कस
किया गया, यानी कि देश की समस्याओं को यहाँ पर डिस्कस किया गया। यहाँ देखिए पहला सेशन कहाँ हुआ था आपको पता है, दूसरे के बारे में भी जानकारी दी गई है और तीसरी मीटिंग के बारे में भी दी गई है, और उनके कौन कौन उस समय इनके लीडर थे, कौन कौन इनके प्रेसिडेंट थे, कौन कौन से ईयर में हुई थी, कितने मेंबर्स ने पार्ट लिया। तो आप देख सकते हो सेकंड मीटिंग में 432 मेंबर्स थे और तीसरी मीटिंग के अंदर 607 मेंबर हो गए। अब अगला टॉपिक है हमारा द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इनिशियल स्टेजेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे आगे। The initial activities of the Indian National Congress were moderate and abided by the Constitution. It included putting up demand for more political rights, economic and social growth, and development of education. अब स्टार्टिंग के दिनों की बात करें तो उस टाइम कांग्रेस की शुरुआती दिन थे, तो इन्होंने डिमांड सामने जो रखी थी वो क्या रखी थी, पॉलिटिकल राइट कि सब लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले ऐसा। फिर इकोनॉमिक कि सब लोगों को पास इकोनॉमिकली सब लोग साउंड हो, यानी कि पैसे की जो भेदभाव अंग्रेज सरकार करती है वो ना हो। सोशल ग्रोथ कि समाज जो है वो ग्रो करे, और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की एजुकेशन जितना हो सके बढ़ाया जाए, ये इनकी कॉमन डिमांड थी शुरू के दिनों में। अमंग अदर डिमांड्स इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिशन ऑन मिलिट्री एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, डेब्ट रिलीफ, फार्मर्स, रिवाइवल ऑफ द कटेज इंडस्ट्रीज एटसेट्रा वर इंक्लूडेड। कुछ और मांगे, ये कुछ मांगे थी इनकी। इसके अलावा इनकी जो और कुछ मांगे थी वो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को सरकारी नौकरियां दी जाए। अब भारत के अंदर रहकर सरकारी नौकरियों पर अंग्रेज बैठे हुए थे और ज़्यादा पगार ले रहे थे, तो इनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों को सरकारी नौकरियां मिले, मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है उसको कम किया जाए, और देश की उन्नति के लिए, लोगों की भलाई के लिए पैसे का उसका उपयोग किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, देश को चलाने का जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनके ऊपर बहुत खर्चा किया जाता था, उनके ऊपर खर्चा कम किया जाए। जो गरीब किसान हैं उनके कर्जे माफ़ किए जाए, और कटेज इंडस्ट्री जो हमारे गृह उद्योग है ना, जो घरों में चलाए जाते हैं, छोटे रूप में जो चलाए जाते हैं, उन गृह उद्योगों को फिर से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। The British government turned down these demands. However, these demands laid down a strong foundation for the future struggle. लेकिन अंग्रेज सरकार क्या हमारी मांगे मानने वाली थी? नहीं मानने वाली थी बिल्कुल भी। उन्होंने कोई भी मांग नहीं मानी और सब मांगों को खारिज कर दिया। लेकिन इससे एक चीज़ तो हुई कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फ्यूचर स्ट्रगल, कि आने वाले समय के लिए हम और स्ट्रॉन्ग होने लगे, क्योंकि लोग जुड़ने लगे ना साथ में। The Indian National Congress passed many resolutions such as the expansion of legislative councils and keep at least 50% elected representatives in it at the central and the regional level. अब कांग्रेस जो थी इन्होंने बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको बढ़ाना। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो स्टेट लेवल पर जो लोकसभा राज्यसभा होती है, जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री होते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट हमारी, उसको थोड़ा बढ़ाया। और 50%, कम से कम 50% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनको सेंट्रल और रीजनल लेवल पर लगाने, यानी कि कांग्रेस से जो लोग चुने जाएंगे ना उनमें से कम 50% लोग सेंट्रल लेवल पर काम करें और 50% रीजनल लेवल पर यानी कि स्टेट में भी काम करें। द पार्लियामेंट शुड बी मोर आंसरेबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द रीजनल असेंबली। पार्लियामेंट यानी कि जो सरकार है वो लोगों को आंसरेबल रहे। आंसरेबल का मतलब कि जो भी वो काम करते हैं उनका जवाब उनको देना होगा। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो ना कैसे जो भी काम सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है तो उसका उनको उत्तर देना पड़ता है सदन के अंदर, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं दूसरे लीडर्स के द्वारा, वो आंसर देते हैं। कहीं न्यूज़ चैनल के अंदर डिबेट में आते हैं, वहाँ भी उनको जवाब देना पड़ता है क्वेश्चंस का, वैसा होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज तो हमारे माँ बाप थे, वो जवाब देते थे? नहीं देते थे। लेकिन इनकी डिमांड थी कि वो भी जवाबदेह बने। Due to the demand of the Indian National Congress, the British government granted more freedom to the press and granted more personal liberty and freedom of speech to the people of India. इंडियन नेशनल कांग्रेस के कारण ही, अब हम लोग तो एकदम गुलाम थे एक्चुअल में अंग्रेजों के समय पे, लेकिन जब कांग्रेस बनी तो इसके बाद हम लोगों को आज़ादी मिली, कुछ थोड़ी बहुत। क्या आज़ादियाँ मिली बताता हूँ मैं। पहला, फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो लिखने की आज़ादी मिली हमको, जो न्यूज़पेपर वगैरह छपते थे ना, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया कि प्रेस कुछ भी लिख सकता है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोग जो थे उनको बोलने की आज़ादी मिली। इससे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। ये सब किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्पायर्ड मैनी एजुकेटेड यूथ्स एंड फोस्टर्ड नेशनलिज्म इन द एजुकेटेड क्लास। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे यंगस्टर्स को, जो लड़के होते हैं ना, यंग जवान लड़के, उन लोगों को इंस्पायर किया और उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना भरी, यानी कि उनको ऐसा लगने लगा कि देश आज़ाद हो सकता है हमारा, हम
हम देश को आज़ाद करवाएंगे। ये फीलिंग किसके द्वारा आई? नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। एज अ रिजल्ट मेनी केपेबल एंड पोटेंशियल लीडर्स जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसी कारण से उनके अंदर नेशनलिज्म जागा और उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों ने, बहुत ही कैपेबल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्षम थे, ऐसे लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जिन्होंने आने वाले समय में देश को आज़ाद करवाने में मदद की। अब आगे बताया गया यहाँ पर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल, कि बांटो और राज करो। अंग्रेज हम लोग को बांट देते थे, आपस में लड़ा देते थे और हमारे पे राज करते रहते थे। द इनिशियल सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। The British government officials used to attend the sessions of the Indian National Congress, but later on the government banned the practice. अब अंग्रेज सरकार जो थी वो, मतलब जो उसके कुछ लोग थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, क्योंकि देखो इसको बनाया किसने था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक अंग्रेज अधिकारी ने बनाया था। वो इंडियन नहीं थे, वो अंग्रेज थे, उन्होंने बनाया था ये। अब लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे उन्होंने किया वैसे बहुत सारे लोग और भी कर रहे थे। लेकिन जल्द ही वो लोग क्या करते थे, वो इनके जो सेशन होते थे, मीटिंग होती, सेशन मतलब था मीटिंग, जब इनकी मीटिंग्स होती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी उसको ज्वाइन करते थे। लेकिन इन्होंने उस पर बैन लगा दिया, अंग्रेज सरकार ने फिर उसको बैन कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन took certain steps against the interest of the national integrity and ignored the opinion of the Indians। अब लॉर्ड कर्जन जो थे, ये गवर्नर थे भारत के उस समय, क्या नाम था इनका? लॉर्ड कर्जन। कर्जन क्या था? उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो देश की यूनिटी के लिए, एकता के लिए खतरनाक थे। He partitioned Bengal in 1905 as a part of his policy of divide and rule। अब जो लॉर्ड कर्जन थे ना, वायसरॉय कर्जन, इन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया। हमारा जो सबसे बड़ा प्रोविंस उस समय माना जाता था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड हम कह सकते हैं, वो था बंगाल। और उस टाइम इन्होंने बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया। सीधी सीधी बात थी, हमने देखा कि अंग्रेजों की पॉलिसी एक ही थी, डिवाइड एंड रूल। इसी कारण से इन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ताकि हमारी एकता को तोड़ा जा सके। अब आगे हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, बंगाल का पार्टीशन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल was the biggest province of the British India. It included certain parts of Bihar and Orissa with a population of more than 7 crore 80 lakh। तो ये सबसे बड़ा प्रोविंस था भारत का। इसके अंदर आज का जो बंगाल है वो अलग है, लेकिन पुराने समय में बंगाल के अंदर बिहार के कुछ पार्ट, उड़ीसा के कुछ पार्ट भी आते थे, बहुत बड़ा था। इसकी जनसंख्या थी 7 करोड़ 80 लाख, समझो कि 8 करोड़ जितने लोग यहाँ रहते थे। It was necessary to divide Bengal since the administration of such a big province was becoming difficult. Instead of reforming the parts of Bihar and Orissa, Eastern Bengal with a majority of Muslim population was separated from it. Bengal was the most active province in nationalist activities at that time. बंगाल जो था बड़ा था बहुत, तो इसको इतनी बड़ी चीज़ को देखो, तुम्हारा घर छोटा होगा तो उसकी देख रेख करना आसान है, बहुत बड़ा घर होगा तो उसको मेंटेन करना भी तो मुश्किल होगा ना। पूरे घर में साफ सफाई होनी चाहिए रोज, मम्मी तो पागल हो जाएगी इतना काम करते करते, तो काम वाले रखने पड़ेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, फिर काम वाला अच्छे से करके जाएगा, काम वाली अच्छे से करके जाएगी नहीं जाएगी। तो इसी कारण से अंग्रेजों ने जो बड़ा प्रोविंस को चलाने के लिए उन्होंने कहा भी इतने बड़े प्रोविंस को हम एक साथ ऐसे नहीं चला सकते, इसलिए उन्होंने इसको दो पार्ट में बांट दिया। इन्होंने ईस्ट जो बंगाल था, ईस्ट बंगाल, उसको अलग कर दिया वेस्ट बंगाल से। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे तो उधर मुस्लिम चले गए, और वेस्ट बंगाल जो था वो हिंदू ज़्यादा वहाँ थे, इसलिए उसको बांट दिया। यानी कि उन्होंने हमको धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की। और बंगाल जो था उस समय एक स्ट्रॉन्ग स्टेट थी, जो कि सबसे ज़्यादा वहीं से लोग पार्ट लेते थे रेवोल्यूशन के अंदर, यानी कि देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा वहीं पर मतलब ज़्यादा होती थी मीटिंग्स वगैरह। Bengal was the most active. The main intention of Lord Curzon was to promote communal difference between Hindu and Muslim by this action, and thus weaken the momentum of political awakening among the people. National leaders and the common people understood the intention behind the partition and opposed it intensively. लॉर्ड कर्जन क्या वो सच में इतने बड़े प्रोविंस को अच्छे से चलाने के लिए अलग कर रहे थे? नहीं, उनकी मंशा क्या थी? वो चाहते थे कि भारत को कम्युनल आधार पे बांटा जाए, कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पे इनको अलग अलग कर दिया जाए, इनके बीच में बड़ी लड़ाइयाँ करवाई जाए, इसलिए उन्होंने इसको दो पार्ट में बांट दिया। लेकिन लोग जो थे वो समझ गए, इनके इस मंशा को समझ गए, इनके इस प्लान को समझ गए, और उन्होंने इसका विरोध किया, जमकर विरोध किया। तो इस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। बंग भंग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब बंगाल को बांटे जाने के विरोध में एक मूवमेंट चलाया गया जिसको बंग भंग मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। People opposed
This effort to break the unity and integrity of Bengal by rallies, demonstrations and by distributing pamphlets. लोगों ने इसका विरोध किया, लोगों ने रैलियां निकाली, हड़तालें की, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, रैली निकाली, पैम्पलेट्स बांटे, यानी कि अलग अलग तरीके से बंगाल के विभाजन का, बंगाल का जो बांटा गया ना, इसका विरोध किया अलग अलग तरीके से उन्होंने। वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम द नॉवल आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बिकम द पॉपुलर स्लोगन ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट के दौरान, ये जो विद्रोह किया गया लोगों के द्वारा, जो बंगाल को फिर से एक करने के लिए लोग मूवमेंट चला रहे थे, उस मूवमेंट को बंग भंग मूवमेंट कहते हैं, जो बंगाल को फिर से एक करने के लिए चलाया जा रहा था। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को एक करने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया उसको कहते हैं बंग भंग मूवमेंट। और इस मूवमेंट के अंदर लोगों ने अलग अलग तरीके से पार्ट लिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं बुक के अंदर, इनके द्वारा एक नॉवेल लिखा गया था जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ के अंदर इन्होंने एक सॉन्ग था जिसका नाम था वंदे मातरम। उस स्लोगन को, उस सॉन्ग को इन्होंने एक स्लोगन की तरह यूज किया इस विद्रोह के अंदर। जो इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल करवाने के लिए जो मूवमेंट चला है, इसमें वंदे मातरम का इन्होंने उपयोग किया। जैसे कि आज भी आप जानते हो, मूवीज देखते हो, कहीं भी देखते हो, हम लोग भी 26 जनवरी 15 अगस्त को नारा लगाते हैं वंदे मातरम, है ना। तो इसको इन्होंने यूज किया एज ए स्लोगन इस प्रोटेस्ट के अंदर। द नेशन वॉज स्वेप्ट बाय स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ नेशनलिज्म। और इसी दौरान पूरे देश के अंदर एक लहर उठी नेशनलिज्म की। पूरे देश के अंदर सब लोग नेशनलिज्म से भर उठे, यानी कि सब लोग देश के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए जाग उठे। पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशन एज द मॉर्निंग डे। जो लोग थे, बंगाल के जो लोग थे, उन्होंने इस दिन को नेशनल मॉर्निंग डे के नाम से जाना। क्या बोला जाता है इसको? नेशनल मॉर्निंग डे। नेशनल मॉर्निंग डे का मतलब होता है राष्ट्रीय शोक दिवस। शोक दिवस माना गया इसको। शोक दिवस क्या होता है? शोक मनाना। आपको पता है, कोई जब मर जाता है तो उसके वहां जाकर हम शोक मनाते हैं, वहां जाकर हम दुख जताते हैं। तो वैसे ही इस दिन को भी नेशनल मॉर्निंग डे के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये बहुत ही दुखद दिन था हमारे लिए, इसीलिए इसको नेशनल मॉर्निंग डे के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि हमारे देश को, खासकर बंगाल को, दो पार्ट में बांट दिया गया था, तो इसको नेशनल मॉर्निंग डे के रूप में जाना जाता है। पीपल वेंट ऑन स्ट्राइक ऑल ओवर द रीजन। लोग जो थे पूरे रीजन के अंदर वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। एज पर द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, दैट डे वाज आल्सो सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ यूनिटी। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने सजेशन दिया कि इस दिन को हम डे ऑफ यूनिटी के रूप में भी मनाएं। कौन सा दिन? डे ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता दिवस के रूप में मनाएं, और इन्होंने ऐसा किया भी। तो इस प्रकार से बंग भंग मूवमेंट चला। इसके अलावा क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। कौन सा मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट। इट वाज डिसाइडेड टू इंटेंसिफाई द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड एक्सपैंड इट्स बेस। द थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मूवमेंट वर। अब ये जो बंगाल मूवमेंट चलाया गया था, पार्टीशन बंगाल का जो था कैंसिल करने के लिए बंग भंग मूवमेंट चलाया गया, इसी के आड़ में नेशनलिज्म पूरे देश में, यानी कि मूवमेंट को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की गई। और इसके तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रखे गए। पहला, द ट्रेड एंड यूज ऑफ इंडियन गुड्स ओनली, कि स्वदेशी चीजों का यूज करो, अंग्रेजों की बनाई कोई भी चीज हम नहीं खरीदेंगे। दूसरा, टू बॉयकॉट द इंपोर्टेड गुड्स, टू बॉयकॉट द इंपोर्टेड गुड्स, विदेशों से आने वाली जो गुड्स, सामान जो विदेशों से आने वाला अंग्रेज जो बनाकर लाते हैं भारत में बेचने के लिए, उसको बॉयकॉट करना। बॉयकॉट का मतलब होता है विद्रोह करना, उसको ना यूज करना, उसको ना यूज करने की, उसका खंडन करना बोलते हैं, उसको बहिष्कार करना हिंदी में कहा जाता है कि हम ये चीज यूज नहीं करेंगे। तीसरा था टू एक्वायर नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट द इंग्लिश एजुकेशन, कि हम अपने देश की, यानी कि हमारी हिंदी राष्ट्र में हमारा हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो हम वो पढ़ाई करेंगे, अंग्रेजी एजुकेशन नहीं लेंगे। To achieve these goals, a committee was formed under the leadership of renowned members of Indian National Congress like Surendranath Banerjee, Bipin Chandra Pal, Arvind Ghosh, etc. अब इन सब चीज़ों को पाने के लिए, यानी कि सब कुछ करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कुछ लोगों को शामिल किया गया था, जिनके नाम अभी मैंने पढ़े। They urged the Indians to boycott foreign goods and clothes and use स्वदेशी goods. अब इन लोगों ने मिलकर लोगों से आग्रह किया, लोगों से रिक्वेस्ट की कि तुम स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करो, अंग्रेजी चीज़ों को बाहर फेंको। Through articles in newspaper, processions, public meeting and folk songs, people were made to understand the importance of using स्वदेशी गुड। अलग अलग तरीके से
लोगों को स्वदेशी चीज़ें जो थी उनका इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की गई। फोक सॉन्ग यानी कि गानों के द्वारा, मीटिंग्स के द्वारा, न्यूज़पेपर के माध्यम से, जुलूस निकालकर, पब्लिक मीटिंग्स के द्वारा या किसी भी तरीके से लोगों को ये बताया गया कि अगर तुम स्वदेशी चीज़ें खरीदोगे तो उससे हमको क्या फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें उनको बताई जाने लगी। फैक्ट्रीज वर स्टार्टेड टू प्रोड्यूस स्वदेशी गुड्स। अब अंग्रेजों की बनी चीज़ें हम नहीं खरीदेंगे तो देश के अंदर चीज़ों की कमी तो हो ही जाएगी, तो इसके लिए स्वदेशी चीज़ों की फैक्ट्रीज शुरू की गई। The import of goods like textile, salt, shoes, sugar, cigarette, tobacco, etc. from England decreased drastically, and the share of Indian commodities and textiles increased. The Swadeshi movement spread in other parts of India too. अब जब भारतीय लोगों ने विदेशी चीज़ें खरीदनी बंद कर दी तो विदेशों से आने वाली चीज़ों की बिक्री कम हो गई और भारत में बनी चीज़ों की बिक्री बढ़ गई। और ये मूवमेंट जो था ये भारत के दूसरे पार्ट्स में भी जल्द ही फैल गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल एजुकेशन। द थर्ड फीचर एसोसिएटेड विद द स्वदेशी और द बॉयकॉट मूवमेंट वाज नेशनल एजुकेशन। तो तीसरा टॉपिक हमने देखा था, इसमें क्या था, नेशनल एजुकेशन। अब पहले हमने ऊपर देख लिया कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, नहीं खरीदो, विदेश से आने वाली चीज़ों को मत खरीदो और देश में बनी चीज़ों को खरीदा। और तीसरा था यहाँ पर नेशनल एजुकेशन की अंग्रेजी एजुकेशन मत लो और देश की एजुकेशन यानी कि हिंदी या संस्कृत भाषा को ज़्यादा तवज्जो दो। Now students took an active part in the Bang Bang movement. As a result, many punitive actions such as levying fine or expelling students from the college or school were taken by the government. स्टूडेंट्स ने इसमें बड़ा ही योगदान दिया। अब पढ़ने कौन जाते हैं, मैं थोड़ी पढ़ने जाता हूँ, हम तो पढ़ाने जाते हैं। पढ़ने कौन जाता है, तुम लोग जाते हो, तो सबसे ज़्यादा इसमें रोल कौन निभाएगा, स्टूडेंट निभाएंगे। तो इस जो मूवमेंट के अंदर स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। इसी कारण से अंग्रेज सरकार इतना ज़्यादा तिलमिला गई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने स्कूल में फ़ाइन भरने के लिए कहा। कॉलेज स्कूलों में फ़ाइन लगा दिया उनके ऊपर, उनको पनिशमेंट दी जाने लगी, उनको फ़ाइन जैसे कि पैसे के रूप में फ़ाइन या किसी तरीके से उनके ऊपर फ़ाइन पेनल्टी लगाई जाने लगी। और कुछ लोगों को तो स्टूडेंट्स को भी कॉलेज से निकाल ही दिया गया। दिस कॉल्ड फॉर एन ऑप्शनल अरेंजमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स कॉलेजेस फॉर स्टूडेंट्स। अब तुम पढ़ने जा रहे हो, अब अगर तुमको कहा जाए कि अंग्रेजी स्कूल छोड़ दो और ये लोकल हिंदी स्कूलों में आ जाओ, तो हिंदी स्कूल होने भी तो चाहिए। इतने बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको हिंदी स्कूल होने भी तो चाहिए। अब जब इतने लोगों को स्कूल से निकाला जाने लगा, कॉलेजों से निकाला जाने लगा, तो उनको हिंदी या जो भी हमारे राष्ट्रभाषा के जो स्कूल हैं वहाँ पर एडमिशन भी तो मिलना चाहिए, वो स्कूल भी तो होने चाहिए इतने। तो इस कारण से नए स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए। 1907 के अंदर 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल्स खोले गए। 1907 में 25 सेकेंडरी स्कूल्स खोले गए और 300 प्राइमरी स्कूल खोले गए बंगाल के अंदर। कहाँ पर, सिर्फ बंगाल के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन ये शुरू किया। उन्होंने विश्व भारती स्कूल शांति निकेतन में 1901 में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड इन सब्सिडाइजिंग द बंग भंग मूवमेंट। अंग्रेज सरकार बंग भंग मूवमेंट को दबाने में बिल्कुल ही विफल हो गई, यानी कि वो दबा ही नहीं सकी इस मूवमेंट को। उन्होंने कोशिश किया कि स्टूडेंट को निकाल देंगे स्कूल कॉलेज से तो ये सीधे हो जाएंगे, लेकिन इस तरीके से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। और फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कैंसिल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1911। और जब चारों खाने चित हो गई अंग्रेज सरकार तो उनको पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो उन्होंने बंगाल को अलग अलग किया था, उस डिसीजन को उन्होंने वापस लिया और फिर से बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को एक कर दिया, उनको जोड़ दिया। It was a historical and memorable victory of the people of Bengal that was achieved through peaceful and non-violent means। तो ये एक ऐसी लड़ाई थी हमारी जिसको हमने चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से हथियार उठाए बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी लड़ाई के इसको जीत लिया। आगे थिंग्स टू नो में दिया गया है, द विश्व भारती विद्यालय स्टार्टेड इन शांति निकेतन बाय रविंद्रनाथ टैगोर वाज कन्फर्ड बाय द स्टेटस ऑफ Central Vishwa Bharati University in the year 1951. Here the students are taught to become self-reliant and proper conduct of behavior for a good life। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो स्कूल शुरू किया था उसको 1991 में जब हम आज़ाद हुए उसके बाद उस स्कूल को सेंट्रल विश्व भारती यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनको सेल्फ रिलायंट, किस तरीके से आप आत्मनिर्भर बन सकते हो और एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा आचरण बच्चों के अंदर आए, ये सब चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं।
तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अब एक वीडियो और आपको मिलेगा इसी चैप्टर का, जो कि थर्ड वीडियो होगा इसका, और उसमें हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।